नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राहुल का मोदी सरकार पर हमला, बोले केंद्र के पास किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं, फिर पीएम माफी किससे मांग रहे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि फिर चुनाव लड़ने को तैयार गुलाबी गैंग कमांडर, बोली मोदी जावा चाहिए और कांग्रेस आवा चाहिए। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश ने मेरे लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, भाजपा विधायक। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे अखिलेश यादव। चलते हैं पहले खबर की तरफ। राहुल का मोदी सरकार पर हमला, बोले केंद्र के पास किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं, फिर पीएम माफी किससे मांग रहे। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान किसानों के मारे जाने के मुद्दे पर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की मौत पर असंवेदनशील है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस के पास जान गंवाने वाले 503 किसानों की सूची है, जबकि सरकार ने कहा है कि उसके पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। सरकार चाहे तो हमसे आंकड़ा ले सकती है और ऐसे परिवारों की मदद कर सकती है। राहुल ने कहा, पीएम ने खुद कहा है कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने देश से माफी मांगी है। उस गलती की वजह से अब तक 700 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आप उनके नाम के बारे में झूठ बोल रहे हैं, आप उन्हें उनका हक क्यों नहीं दे रहे हैं। सरकार कह रही है कि उसके पास किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं है, ऐसे में मुआवजे का सवाल ही नहीं उठता। अगर ऐसा है तो फिर पीएम ने माफी किससे मांगी है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हमारे पास 403 लोगों की सूची है जिन्हें पंजाब सरकार ने 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है और 152 को नौकरी दी है। हमारे पास अन्य राज्यों के 100 नामों की एक सूची है और एक तीसरी सूची है जिसमें नामों की सार्वजनिक जानकारी है जिसे आसानी से सत्यापित किया जा सकता है, लेकिन सरकार कहती है कि ऐसी कोई सूची नहीं है। राहुल ने कहा, सरकार के लिए मुआवजा राशि कोई बड़ी रकम नहीं है, ये बिल्कुल कोरोना की तरह का मामला है जिसमें कई लोगों ने जान गंवाई। सरकार को किसानों के परिवारों को मुआवजा देना चाहिए। सरकार ने लोगों की जीविका का साधन छीना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। फिर चुनाव लड़ने को तैयार गुलाबी गैंग कमांडर, बोली मोदी जावा चाहिए और कांग्रेस आवा चाहिए। जी हाँ दोस्तों, देश में चर्चित टीवी सीरियल बिग बॉस से शोहरत बटोर चुकी और जाको राखे साया जैसी फिल्म में अभिनय कर चुकी गुलाबी गैंग कमांडर संपत पाल एक बार फिर मऊ मानिकपुर विधानसभा चित्रकूट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए कहती हैं कि अब मोदी जावा चाहिए और कांग्रेस आवा चाहिए, जिससे कम से कम लोग इस जुमलेबाज सरकार से बच सकेंगे। उन्होंने बताया कि चित्रकूट के मऊ मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र से 2012 और 2017 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हूं। पिछले चुनाव में मैं दूसरे स्थान पर थी और इस बार फिर इसी सीट से चुनाव लड़ूंगी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा महिलाओं के लिए 40% टिकट का ऐलान करने से निश्चित ही महिलाओं का रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। साथ ही उनकी 7 प्रतिज्ञा के कारण कांग्रेस को लाभ मिलेगा। क्षेत्र में एक बैठक की उस दौरान सभी महिलाएं कह रही थीं कि मोदी इस बार जावा चाहिए और कांग्रेस आवा चाहिए, ताकि लोगों को इस जुमलेबाज सरकार से निजात मिले। संपत अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर इंटरनेशनल स्तर की गौशाला बनवाना चाहती हैं, जिसमें बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। साथ ही उन्होंने लखीमपुर में किसानों को कुचले जाने, हाथरस कांड और प्रयागराज की घटनाओं को जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से गरीब और किसान बेमौत मर रहे हैं। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर मस्जिद क्या करेगा। 1947 में जन्मी संपत देवीपाल ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बदौसा गांव में रहकर ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर एक दल बनाया था, जिसका नाम गुलाबी गैंग रखा था। इस संगठन में कार्य करने वाली महिलाएं यूनिफॉर्म की भांति गुलाबी रंग की साड़ी पहनती हैं। इसी गुलाबी रंग के कारण ही इस गैंग को गुलाबी गैंग की पहचान मिली। उन्होंने महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए कई बार संघर्ष किया। लाठी के बल पर न्याय दिलाने की उनकी कार्यशैली देश भर में इस तरह लोकप्रिय हुई कि बॉलीवुड भी इनके चरित्र पर फिल्म बनाने को मजबूर हुआ। इन्हीं के गैंग के नाम पर गुलाबी गैंग फिल्म बनी, जिसमें माधुरी दीक्षित ने अभिनय किया है। संपत पाल ने खुद जाको राखे साया फिल्म में छोटी सी भूमिका अदा की है। साथ ही टीवी सीरियल बिग बॉस में रहकर शोहरत बटोरी थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश ने मेरे लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, भाजपा विधायक। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी भाजपा की एक विधायक ने शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस सप्ताह के शुरू में उनके विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। कटोरिया विधानसभा क्षेत्र की विधायक एवं भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव निक्की हेम्ब्रम ने कहा कि जब उन्होंने राज्य में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के विधायकों की बैठक में मद्यनिषेध कानून का आदिवासियों पर बुरा प्रभाव पड़ने का मुद्दा उठाया तो उन्हें डांट दिया गया। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, मैं अनुसूचित जनजाति से आती हूं तथा मैं उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं जहां लोग पारंपरिक रूप से महुआ बनाने का काम करते हैं, लेकिन मद्यनिषेध कानून के तहत उसे अब गैर कानूनी ठहरा दिया गया है।
विधायक ने कहा, सोमवार को राजग विधायकों की बैठक में उनकी आदिवासियों दुर्दशा का मुद्दा उठाना मेरा दायित्व था। जिस तरह मुख्यमंत्री ने बोला, मैं अचंभित रह गई। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया, मैं उसे दोहराना भी नहीं चाहती। मैं उसके बजाय इस बात को वरीयता दूंगी कि बैठक में मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दे का सीधा निराकरण हो। विधायक ने यह भी कहा कि उन्होंने पार्टी मंच पर शिकायत दर्ज कराई है और इस विषय पर संज्ञान लेना अब मेरी पार्टी का काम है। हालांकि मंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड जदयू की नेता लेसी सिंह ने कहा कि यह गलतफहमी है और कुमार ने बस अभिभावक की भांति हेम्ब्रम से बात की थी। उन्होंने कहा, मैं बैठक में मौजूद थी। शब्दों को संदर्भ से परे नहीं किया जा सकता है और अलग मतलब नहीं निकाला जा सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री का विधायक को यह समझाने का इरादा था कि वह हमेशा ही महिलाओं की जरूरतों एवं आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील रहे हैं तथा महिलाओं के कहने पर ही उन्होंने शराब पर रोक लगाने का फैसला किया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बसपा समेत कई दलों के नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवरिया, बाराबंकी और सीतापुर जिले के बहुजन समाज पार्टी बसपा समेत विभिन्न दलों के कई नेताओं ने शुक्रवार को यहां कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रवक्ता संजय सिंह ने शुक्रवार को एक बयान में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव एवं उत्तर प्रदेश मामलों की पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा से प्रभावित होकर विभिन्न दलों के कई नेता आज यहां प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रवक्ता ने बयान में कहा कि जनपद देवरिया के हिंदू युवा वाहिनी के नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल चौरसिया, बसपा के जिला प्रभारी आनंद प्रकाश भारती, बसपा के विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष हरिप्रसाद, मछुआरा समिति के नेता पारसनाथ निषाद, बसपा नेता राजेश कुमार मौर्य और समाजवादी पार्टी के नेता अख्तर हुसैन समेत कई नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने बताया कि सीतापुर और बाराबंकी जिलों से संबंधित ग्राम प्रधान सुरेश चंद चौहान, दिनेश निषाद, कैलाश चौहान, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी पवन चौहान आदि नेताओं के साथ आए उनके समर्थक कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सदस्यता ग्रहण करने वाले नेताओं का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 2022 में राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सिर्फ नाम बदलती है, यूपी की जनता जल्द सरकार बदलेगी। झांसी में विजय रथ यात्रा के दौरान अखिलेश यादव का हमला। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव पास आते ही सपा ने सत्ता वापसी के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। अखिलेश यादव लगातार समाजवादी विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज झांसी में रथ यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। सपा अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि योगी सरकार ने सिर्फ जगहों के नाम बदले हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द यूपी में लोग अपनी सरकार बदलने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में युवाओं, किसानों और व्यापारियों ने योगी सरकार से छुटकारा पाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से यहां के किसानों को होगा फायदा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर सरकार ने अपना वादा पूरा किया होता तो लॉकडाउन में जनता और नौजवानों को परेशान नहीं होना पड़ता। उन्होंने कहा कि सरकार ने लैपटॉप, मोबाइल देने का वादा किया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये लोग जनता को लैपटॉप क्यों देंगे। सपा अध्यक्ष ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री तो लैपटॉप चलाना ही नहीं जानते, अगर जानते तो उसकी अहमियत को समझते। अखिलेश यादव महिलाओं के खिलाफ अन्याय का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के आंकड़ों में कम से कम ये बताना चाहिए कि भारत में महिलाओं और बेटियों पर सबसे ज्यादा अन्याय कहां होता है। उन्होंने कहा कि फर्जी एनकाउंटर में सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी सरकार को मिले हैं तो वो उत्तर प्रदेश सरकार है। बता दें कि जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे सपा बीजेपी और भी ज्यादा हमलावर होती जा रही है। चुनावी सीजन में जनता तक पहुंचने के लिए सपा विजय रथ यात्रा निकाल रही है। आज अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा झांसी पहुंची। इस दौरान उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निजी हमला करते हुए कहा कि उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता, इसीलिए वो इसकी अहमियत नहीं समझते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों से 3 दिसंबर को स्मृति दीप जलाने की अपील की। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी और अन्य सहयोगी दलों से अपील की है कि वे हर महीने की 3 तारीख को मनाए जाने वाले लखीमपुर किसान स्मृति दिवस की कड़ी में 3 दिसंबर को किसानों की शहादत का मान बढ़ाने के लिए स्मृति दीप जलाएं। यादव ने शुक्रवार को ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के किसानों के सभी शुभचिंतकों और सपा व अन्य सहयोगी दलों से अपील है कि हर महीने की 3 तारीख को मनाए जाने वाले लखीमपुर किसान स्मृति दिवस की कड़ी में 3 दिसंबर को किसानों की शहादत का मान बढ़ाने के लिए स्मृति दीप जलाएं और लोगों को भारतीय जनता पार्टी भाजपा की क्रूरता की याद दिलाएं। लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्य संबंधित धाराओं में तिकोनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई, जो अब जेल में है। आशीष मिश्रा का नाम प्राथमिकी में उन आरोपों के बाद आया कि वो उन वाहनों में से एक में सवार थे जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के विरोध में प्रदर्शन कर रहे 4 किसानों को कुचल दिया था।
चलते हैं अगली खबर की तरफ। डॉक्टर हैं या कोहिनूर? आईटीडीसी चेयरमैन बनने पर कन्हैया ने संबित पात्रा को घेरा तो बीजेपी नेता ने बताई अपनी डिग्री। जी हां दोस्तों, न्यूज चैनल आज तक के साथ बातचीत में कन्हैया ने कहा, डॉक्टर हैं या कौन से कोहिनूर हैं जो इनको आईटीडीसी का चेयरमैन बना दिया गया। स्टूडियो में पार्टी का पक्ष रखते हैं और हुआ करते हैं। कन्हैया के इस बयान पर पात्रा ने अपनी डिग्री के बारे में बताया और कहा कि वो अपनी योग्यता से इस पद पर बैठे हैं। पात्रा ने कहा कि हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमें अपने व्यवहार से परिचय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनसे पहले आईटीडीसी के चेयरमैन शंकर सिंह वाघेला थे। पात्रा ने कहा कि जहां तक योग्यता की बात है तो उन्होंने एमबीबीएस, एमएस, एमआरसीएस की पढ़ाई की है। यही नहीं, उन्होंने 2000 में यूपीएससी की परीक्षा में देश भर में 19वां रैंक हासिल किया था। उन्होंने कन्हैया पर तंज कसते हुए कहा कि वो ऐसा नहीं जो सरकार के पैसे से 50-50 साल तक थीसिस लिखते रहते हैं। पात्रा ने कहा कि अगर संविधान में राष्ट्रवाद नहीं है तो क्या भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाहर से 5 लाख मुसलमान आकर नॉर्थ ईस्ट को टुकड़े करने की बात करेगा तो वो जेल जाएगा। शरजील इमाम अगर देश तोड़ने की बात करेगा तो जेल जाएगा। भाजपा प्रवक्ता और नेता संबित पात्रा को आईटीडीसी का चेयरमैन और पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इस पद पर वो अगले 3 साल तक रहेंगे। वहीं श्री गंजी कमलावी राव आईटीडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर अगले आदेश तक नियुक्त रहेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गुलाबी गैंग भी तैयार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य में पार्टी के सत्ता में आने पर महिलाओं को 40% टिकट और नौकरियों में समान कोटा देने का वादा किया है, जिससे गुलाबी गैंग की नेता संपत पाल देवी खुश हैं। संपत पाल देवी ने कहा कि प्रियंका जी के साथ बात ये है कि वो कुछ कहती हैं तो फॉलो भी करती हैं और कांग्रेस एकमात्र सरकार है जिसने शुरुआत में गरीबों के बारे में बात की थी। उन्होंने आगे कहा कि आज अगर कांग्रेस की बात करें तो सब कुछ कांग्रेस का है। नए प्रोजेक्ट सिर्फ कांग्रेस सरकार ने बनाए हैं। अन्य सरकारें केवल उनके नाम पर परियोजनाएं शुरू करती हैं, बाकी कांग्रेस देती है। इसके अलावा किसी और ने कोई प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लिया। मोदी ऐसे काम करते हैं जैसे उन्होंने सभी समस्याओं का समाधान कर दिया हो। संपत पाल का कहना है कि मैंने महिलाओं के लिए गांवों में सभाओं की व्यवस्था की है। मैं महिलाओं को समझाती हूं कि यह सरकार, सिर्फ यह सरकार नहीं, जो भी सरकार आई है उन्होंने हमारे बुंदेलखंड में गुंडाराज चलाया है। मैं चाहती हूं कि जब मैं यहां का विधायक बन जाऊं तो इस गुंडाराज का अंत कर दूं। मैं एक विधायक के रूप में मुख्यमंत्री को धमकी भी दूंगी। मैं इसे एक वादे के रूप में कहता हूं, जो लोग संसद और विधानसभा में सीटों पर कब्जा कर रहे हैं, मैं उनसे उनकी सीट छीन लूंगी। क्योंकि गुलाबी गैंग इतनी ताकतवर है कि अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो गुलाबी गैंग के सभी सदस्य उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव करेंगे। साथ ही मैं भीतर उनका न्याय बनूंगी। बता दें, गुलाबी गिरोह 2006 में उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में संपत पाल देवी द्वारा गठित एक असाधारण महिला आंदोलन है। यह क्षेत्र देश के सबसे गरीब जिलों में से एक है और एक गहरी पितृसत्तात्मक संस्कृति, कठोर जाति विभाजन, महिला निरक्षरता, घरेलू हिंसा, बाल श्रम, बाल विवाह और दहेज की मांग से चिन्हित है। महिलाओं के समूह को लोकप्रिय रूप से गुलाबी या गुलाबी गिरोह के रूप में जाना जाता है क्योंकि सदस्य चमकीले गुलाबी रंग की साड़ी पहनते हैं और बांस की छड़ें पहनते हैं। संपत कहते हैं, हम सामान्य अर्थों में एक गिरोह नहीं है, हम न्याय के लिए एक गिरोह हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस में होगा जनाधिकार पार्टी का विलय, प्रकोष्ठों की कमेटियां भंग, 19 को पटना में हो सकता है फैसला। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी लो के कांग्रेस में विलय को लेकर कयास तेज हो गए हैं। जाप के सभी प्रकोष्ठ की कमेटियां भंग किए जाने के बाद संभावना जताई जा रही है कि जल्द पार्टी का विलय कांग्रेस में हो सकता है। जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने गुरुवार को पार्टी की सभी कमेटियों को भंग किए जाने की जानकारी दी। बता दें कि पिछले दिनों यह चर्चा जोरों पर थी, पर किन्हीं वजहों पर मामला ठंडा पड़ गया था। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कोर कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जाप ने गुरुवार को सभी प्रकोष्ठों की तमाम कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने बताया कि आगामी 19 दिसंबर को पटना में राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी। इसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, कार्यकारिणी के सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य भाग लेंगे। राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इस बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा लोगों के पीछे से जीप चढ़ाई, अंग्रेजों से कम नहीं ये पार्टी। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और हर पार्टी का नेता आजकल ऐसा बयान दे रहा है जो चर्चा का विषय बन रहा है। हाल ही समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा की तुलना अंग्रेजों से कर दी। ललितपुर खीरी में किसानों पर जीप चढ़ाने के मामले में उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग कांड में अंग्रेजों ने सामने से लोगों पर गोलियां चलाई थी, लेकिन वर्तमान सरकार के नेता लोगों पर पीछे से जीप चढ़ा रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सपा सुप्रीमो यादव ने सीएम योगी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब तक जितनी जानें पुलिस कस्टडी में गई हैं, उतनी किसी भी राज्य में अब तक नहीं गई। थानों में जान लेने की घटना में यूपी नंबर 1 है। कोई कल्पना भी कर सकता है कि 2 फीट की पाइप से कोई फांसी लगा सकता है।
ये कहते हैं कि दमदार सरकार है, लेकिन ये दमदार झूठ है। दमदार झूठ वालों ने सोचो कैसा करके दिखाया। लखीमपुर की वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता। जब किसान अपने हक को मांगने निकले तो यही गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके साथियों ने किसानों पर जीप चढ़ा दी। कोई सोच सकता है कि आज के समय कोई किसी पर जीप चढ़ा सकता है। एक बार तो अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में आगे से गोली मारी थी, लेकिन भाजपा की सरकार में किसानों के ऊपर पीछे से चढ़ा दिया गया। ये अन्याय है। किसान अपना हक मांग रहे थे। गौरतलब है कि 5 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे। जब वे लौट रहे थे तो एक जीप ने पीछे से आकर किसानों को कुचल दिया था। इस घटना में 4 किसानों की मौत हो गई थी। जीप चढ़ाने का आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर लगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया था। वे जेल में है। ललितपुर की जनसभा के दौरान अखिलेश यादव के साथ सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद थे। बता दें कि इन दिनों अखिलेश यादव की रथ यात्रा बुंदेलखंड में चल रही है। वे रथ यात्रा के साथ जगह जगह रैली भी कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने महंगाई पर बीजेपी को घेरा, कहा भाजपा सरकार में आटा से डाटा तक महंगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद में आयोजित प्रतिज्ञा रैली में बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की नीतियों ने कारोबार खत्म कर दिया। आटा से लेकर मोबाइल का डाटा तक सब महंगा है। पेट्रोल डीजल की महंगाई से लोग परेशान हैं। उन्होंने सपा बसपा को भी नहीं बख्शा। धर्म जाति की राजनीति को लेकर जमकर हमले किए। साथ ही अवाम को झकझोरते हुए कहा कि अपनी ताकत पहचाने और नेताओं से जवाब मांगे। बुद्धि विहार में आयोजित प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8,000 करोड़ के विमान में चलते हैं, 4,000 करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान नहीं करते। नोटबंदी और जीएसटी से देश बर्बाद हो गया। कालाधन वापस नहीं आया। निरंतकों को ड्रॉबैक नहीं मिलता। कारोबार मंदा हो गया। बिजली महंगी, कच्चा माल महंगा, डीजल पेट्रोल महंगा, जीवन बीमा तक महंगा हो गया। चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, यहाँ साधन होते हुए भी भाजपा सरकार ने ध्यान नहीं दिया। प्रियंका गांधी ने कहा आटा से लेकर मोबाइल का डाटा तक महंगा है। जीना मुश्किल हो गया। महंगाई से घर का बजट चौपट, खेती किसानी चौपट है। प्रियंका गांधी ने कहा उत्तर प्रदेश में जाति और संप्रदाय पर आधारित राजनीति हो रही है। इस दौरान उन्होंने सपा बसपा को भी नहीं बख्शा। पूछा कि तब अखिलेश यादव कहाँ थे जब यूपी में अत्याचार हो रहे थे। अब नारा दिया जा रहा है कि मैं आ रहा हूँ, इसका मतलब समझते हैं। उन्होंने कहा तब मायावती कहाँ थी जब दलितों के साथ अन्याय हुआ। आप जब तक नहीं ठानेंगे बदलाव नहीं आएगा। लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल कर मारा। आज भी मंत्री बर्खास्त नहीं किया। 700 किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। किसानों ने अपनी ताकत पहचानी और सरकार को तीनों कृषि वापस लेने पड़े। इसलिए आप अपनी ताकत पहचाने और बदलाव करें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ललितपुर में अखिलेश यादव की रैली में लगा नारा महंगाई पर वार और 22 में बदलाव तय। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में गुरुवार को भी समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा जारी रही। 3 दिनों के बुंदेलखंड दौरे पर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दूसरे दिन ललितपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर खूब हमले किए। ललितपुर की चुनावी जनसभा में अखिलेश यादव के मंच पर आते ही सपा के कार्यकर्ताओं ने महंगाई पर वार होगा, 22 में बदलाव होगा और बुंदेलखंड का ये संदेश आ रहे हैं अखिलेश जैसे कई नारे लगाए। ललितपुर की चुनावी जनसभा को सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश की जनता त्रस्त है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को मंदिर में जाकर घंटा बजाने की सलाह दे डाली। बुंदेलखंड के ललितपुर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के मंच पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। वहीं बुंदेलखंड के कलाकारों ने लोकनृत्य की प्रस्तुति देकर अखिलेश यादव का ललितपुर में स्वागत किया। अपने संबोधन में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ नाम बदलती है और उद्घाटन करती है। सपा के डायल 100 को 112 करके कबाड़ा निकाल दिया गया। भाजपा नाम बदलने का विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान बीजेपी सरकार ने बैरिकेडिंग लगा दी। किसी भी मजदूर भाई को दूसरे प्रदेश से उत्तर प्रदेश में नहीं आने दिया गया। इन्होंने मजदूरों को उनकी हालत पर छोड़ दिया। अखिलेश यादव ने भरोसा दिया कि हमारी सरकार बनी तो बुंदेलखंड के किसानों की मदद की जाएगी। वो खेतों में 2 फसल कैसे उगा सके, इसकी योजना बनाई जाएगी। इससे बुंदेलखंड के किसानों के दुख दूर होंगे। अखिलेश यादव यात्रा के तीसरे दिन शुक्रवार को महोबा पहुंचेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सदन में कांग्रेस दिखेगी महागठबंधन के साथ एकजुट। जी हां दोस्तों, शीतकालीन सत्र के दौरान विधानमंडल के दोनों सदनों में महागठबंधन की एकजुटता फिर से दिखेगी। हाल के विधानसभा उपचुनाव में राजद से 2-2 हाथ करने वाली कांग्रेस अब विधानसभा और विधान परिषद में महागठबंधन के घटक के रूप में साथ दिखेगी। बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। विधायक दल की बैठक कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के आवास पर हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा भी मौजूद रहे। 5 दिनी शीतकालीन सत्र में दूसरी बार विधानमंडल दल की बैठक कर कांग्रेस विधायकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जनहित और राज्य के विकास के मुद्दों पर कांग्रेस विपक्ष के अन्य दलों का समर्थन करेगी।
कांग्रेस राज्यहित में विपक्षी एकता को लेकर जनहित के मुद्दों पर सरकार के प्रतिकूल निर्णयों पर मजबूती से सशक्त विरोध के लिए अन्य विपक्षी दलों का समर्थन करेगी। साथ ही विपक्ष के वाजिब मुद्दों पर सरकार का विरोध भी एकता के साथ करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा कि सरकार के द्वारा चाहे शिक्षकों की बहाली का मामला हो या सरकारी संरक्षण में भ्रष्टाचार, विश्वविद्यालयों में जालसाजी हो या किसान और बेरोजगारों का मामला, सरकार की दमनकारी नीतियां, उन सबके खिलाफ विपक्ष की एकता बेहद जरूरी है। इसलिए राज्य के हित में कांग्रेस विपक्ष के साथ एकजुट नजर आएगी। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत कुमार शर्मा ने कहा कि वाजिब मुद्दों पर विपक्ष को एकजुट नजर आना जरूरी है।